एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो हम लोग कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स फ्रॉम एनसीईआरटी। सो बेसिकली हमें चैप्टर समझना है यहाँ पे रेवेन्यू। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। छोटा ही चैप्टर है। तो देखो, दिया है चैप्टर का नेम है द थ्योरी ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो परफेक्ट कंपटीशन के अंडर आपको चीजें समझनी है। सो स्टार्ट करेंगे हमारी फर्स्ट लाइन के साथ। दिया है इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू फर्म्स प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट कर्व। ठीक है, द फोकस ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंट। हियर वी आस्क हाउ डज अ फर्म डिसाइड हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना प्रोड्यूस करना है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन समझा, लेकिन कितना प्रोड्यूस करना है वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, वी बेस आर आंसर ऑन अ क्रिटिकल इफ समवॉट अनरीजनेबल assumption अबाउट फर्म बिहेवियर। अ फर्म वी मेंटेन इज अ रूथलेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजर। ठीक है, हर एक फर्म का एक अपना मोटिव होता है, जो कि होता है कि हमें प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाना है। ठीक है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। सो द अमाउंट दैट अ फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स इन द मार्केट इज दैट विच मैक्सिमाइजेज इट्स प्रॉफिट। तो एक फर्म कितना क्वांटिटी बेचेगी एक मार्केट में, वो डिपेंड करता है कि वो वहां पे उस पॉइंट पे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए। ठीक है, सो हेयर वी ऑल्सो assume that the firm sells whatever it produces, so the output and quantity sold are often used interchangeably। ठीक है, सो जितना भी प्रोडक्शन करेंगे वो हम सारा का सारा यहाँ पे सेल करेंगे। तो यहाँ पे आउटपुट और क्वांटिटी एक ही बात है, ये आपको समझ के चलना है। The structure of this chapter is as follows. We first set up and examine in detail the profit maximization problem of the firm। ठीक है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशंस क्या होती हैं वो समझेंगे। फिर हम सप्लाई कर्व डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, फिर हम मार्केट सप्लाई कर्व डिटरमाइन करेंगे। तो वो सब हमें इन चैप्टर्स में पढ़ना है। ओके, सबसे पहले बताया है परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन मार्केट होती क्या है। सो दिया हुआ है इन ऑर्डर टू एनालाइज अ फर्म्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम वी मस्ट स्पेसिफाई द मार्केट एनवायरनमेंट इन विच द फर्म फंक्शंस। मार्केट एनवायरनमेंट हमें समझना है परफेक्ट कंपटीशन। सो किसी मार्केट को समझने के लिए हम उसके फीचर्स को समझ लेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। सो दिया है परफेक्ट कॉम्पिटेटिव मार्केट में क्या फीचर्स होते हैं। पहला है दिस मार्केट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। इस टाइप की मार्केट में बहुत सारे बायर्स, बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग एक इमेजिनरी एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कमोडिटीज की जो मार्केट होती है उसको हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोल सकते हैं। और तो वहां पे भी अलग अलग चीजें हो सकती हैं, लेकिन मान लो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कमोडिटीज की जो मार्केट है वो परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट मानी जाएगी, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स और बहुत सारे बायर्स होंगे। ठीक है, ईच फर्म प्रोड्यूसेस एंड सेल्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जितने भी फर्म्स हैं वो एक जैसे ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं। होमोजीनियस का मतलब सेम फीचर सेम क्वालिटी है ना। कि एग्रीकल्चरल मार्केट है, तो एक बंदा अगर वीट बेच रहा है और दूसरा सेलर भी वीट बेच रहा है, सो मान रहे हैं कि सबकी क्वालिटी सेम है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, हल्की फुल्की क्वालिटी अलग हो सकती है, लेकिन मान लो कि चलो एक एग्रीकल्चरल बेस्ड मार्केट है, वो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में है। ठीक है, सो होमोजीनियस मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ वन फर्म कैनॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ एनी अदर फर्म। मतलब एक सेलर जो बेच रहा है सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट बाकी सेलर भी बेच रहे हैं, सारे सेलर सेम क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, होमोजीनियस है, सेम एकदम आइडेंटिकल, कोई भी डिफरेंशिएशन है ही नहीं। ठीक है, एंट्री इनटू द मार्केट एज वेल एज एग्जिट फ्रॉम द मार्केट आर फ्री फॉर फर्म्स। तो कोई भी मार्केट इजीली एंटर कर सकती है मार्केट में। ठीक है, कोई भी फर्म इजीली मार्केट से एग्जिट भी कर सकती है फ्रीली। द इंफॉर्मेशन इज परफेक्ट, हर एक को पूरी की पूरी जानकारी है, इंफॉर्मेशन है पूरी मार्केट के बारे में। ठीक है, इंफॉर्मेशन कैसी है, परफेक्ट। ओके, existence of large number of buyers and sellers means that each individual buyer and seller is very small compared to the size of the market। मतलब क्या है, अब आपको एक एक पॉइंट बताया गया है कितने सारे बायर्स और सेलर्स हैं, कि एक पर्सन, एक बायर या एक सेलर के एक्शन से ना कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर एक मार्केट में बहुत सारे लोग हैं तो एक बंदा अगर कुछ भी कर दे तो उसके इम्पैक्ट कुछ नहीं दिखेगा, है ना। उसका जो भी वो एक्शन लेगा उसका इम्पैक्ट आपको दिखेगा ही नहीं मार्केट में, बिकॉज बहुत सारे लोग, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स हैं, है ना। सो दिस मीन्स दैट नो इंडिविजुअल buyer or seller can influence the market by their size। Homogeneous products further mean that product of each firm is identical, so a buyer can choose to buy from any firm in the market and she gets the same product। तो आपकी चॉइस है, आप किसी भी सेलर, मतलब ये एक मार्केट है जिसमें ये सारे सेलर्स हैं और सारे सेलर सेम होमोजीनियस आइडेंटिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो मैं एज अ कस्टमर किसी भी सेलर के पास जाके परचेज कर सकती हूँ, क्योंकि सबकी क्वालिटी तो सेम है, कुछ भी प्रोडक्ट में अलग है ही नहीं, है ना। सो हम कहीं से ही परचेज करें आपको सेम ही प्रोडक्ट मिलेगा।
Free entry and exit means that it is very easy for the firms to enter the market and as well as to leave it. This condition is essential for the large number of firms to exist. If entry was difficult or restricted, then number of firms in the market could be small. अगर जो एंट्री है वो रेस्ट्रिक्टेड हो या बहुत इजीली मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकते, तो उस केस में इस मार्केट में जो सेलर्स हैं वो कम हो जाएंगे, है ना. Perfect information implies that all buyers and suppliers are completely informed about the price, quality, and other relevant details about the product as well as the market. और perfect information का मतलब क्या है कि जितने भी बायर्स और जितने भी सेलर्स हैं उनको मार्केट के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में कंप्लीट जानकारी है. ठीक है, ओके. These features result in the single most distinguished characteristic of perfect competition, जो कि है प्राइस टेकिंग बिहेवियर. हम ये बोलते हैं कि एक परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितनी भी फर्म्स हैं वो प्राइस टेकर्स होती हैं. मतलब जैसा सेट कर दिया जाएगा प्राइस मार्केट के द्वारा, वही प्राइस आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा. देखो, सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी में भी कुछ भी अलग है ही नहीं. सो अगर 1 किलो वीट सपोज 50 रुपए का है और एक सेलर मैं हूं, सपोज मैं बोलूं यार मैं हूं कुछ खास, मैं 1 किलो वीट जो है वो 60 रुपीज में बेचूंगी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप एक ऐसी मार्केट में बैठे हो जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स हैं और सारे ही सेलर सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, एकदम डिट्टो है, आइडेंटिकल है, कोई क्वालिटी में चेंज ही नहीं है. सो अगर मैं 60 का बेचने लगूंगी ना तो कोई खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि सबको पता है कि यार बराबर वाला जो बंदा है वो सेम क्वालिटी 50 रुपए में बेच रहा है, तो उससे खरीदेंगे ना भाई, मेरा कोई खरीदेगा ही नहीं. सो हम प्राइस को मैनिपुलेट ही नहीं कर सकते, जो प्राइस है वैसे ही आपको लेना पड़ेगा, है ना, जो प्राइस है वैसा ही लेना पड़ेगा. ठीक है. सो इसलिए हम बोलते हैं प्राइस टेकर माना जाता है यहाँ पे फर्म्स को. ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ये क्रक्स निकलता है यहाँ से. ठीक है, अब देखो दिया है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अ फर्म, व्हाट डज प्राइस टेकिंग एंटेल. A price taking firm believes that if it sets a price above the market price, it will unable to sell any quantity of the good that it produces. तो वही चीज है कि अगर आप एक प्राइस ज्यादा रख रहे हो मार्केट प्राइस से तो आप बेच ही नहीं पाओगे क्वांटिटी, है ना. ऑन द अदर हैंड, शुड द सेट प्राइस बी लेस देन और इक्वल टू द मार्केट प्राइस, द फर्म कैन सेल एज मेनी यूनिट्स ऑफ द गुड एज इट वांट्स टू सेल. लेकिन अगर आप मार्केट प्राइस यानी कि 50 का ही प्राइस रखते हो या 50 से कम, सपोज 45 रखते हो, तो उस केस में आप इजीली मार्केट में बेच पाओगे जो भी आप बेचना चाहते हो, बट ज्यादा तो रखना पॉसिबल ही नहीं है ना. सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बायर, अगर हम बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, व्हाट डज प्राइस टेकिंग एंटेल. अब बायर वुड ऑब्वियसली लाइक टू बाय द गुड एट द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस. एक बायर, एक कस्टमर तो ये चाहेगा उसे सस्ते में सस्ता प्रोडक्ट मिल पाए, है ना, 50 वाला प्रोडक्ट 45 में मिल जाए. लेकिन प्राइस टेकिंग बायर बिलीव्स दैट इफ शी आस्क फॉर अ प्राइस बिलो द मार्केट प्राइस, कोई भी फर्म बेचने के लिए तैयार ही नहीं होगी, है ना. यार भाई, सब लोग 50 में अगर सामान बेच रहे हैं और एक बायर आए वो बोले कि मुझे 45 में ये प्रोडक्ट दे दो, तो क्या कोई सेलर दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि हर कोई तो 50 में बेच रहा है ना, तो मैं प्राइस कम करके अपना प्रॉफिट क्यों कम करूं. ठीक है. सो ऑन द अदर हैंड, शुड द प्राइस आस्क बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द मार्केट प्राइस, द बायर कैन ऑब्टेन एज मेनी यूनिट्स ऑफ द गुड्स एज शी वांट्स टू बाय. ठीक है. So price taking is often thought to be reasonable assumption that when the market has many firms and buyer have perfect information about the price prevailing in the market. Why? Let us start with a situation where each firm in the market charges the same market price. Suppose now that a certain firm raises its price above the market price. Observe that since all firms produce the same good and all buyers are aware of the market price, the firm in question loses all its buyer. वही सेम चीज लिखी है कि अगर सब लोग 50 में बेच रहे हैं और एक सेलर बोले कि मैं 60 में बेचूंगा, तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, क्योंकि सब लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो सेम प्राइस ही रहेगा, है ना. एक प्रोडक्ट दूसरे के पास शिफ्ट हो जाएगा खरीदने के लिए, जहाँ पे उसको सस्ता मिलेगा, 50 में मिलेगा. Furthermore, as these buyers switch their purchases to other firms, no adjustment problems arise. ठीक है. सो वही आपको यहाँ पे बताया जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया. ठीक है. चलो, इसके बाद आते हैं रेवेन्यू पे. रेवेन्यू क्या है? जो भी आप कमोडिटी बेचोगे उससे आप क्या अर्न कर रहे हो, दैट इज रेवेन्यू. वी हैव इंडिकेटेड दैट इन अ परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, a firm believes that it can sell as many units of the good as it wants for by settling a price less than or equal to market price. But in this case, surely there is no reason to set a price lower than the market price. In other words, should the firm desire to sell amount of good, the price it set exactly equal to the market price. देखो समझते हैं. A firm earns revenue by selling the good that it produces in the market. Let us the market price of the unit of the good is P. Suppose price है P. ठीक है. एंड क्वांटिटी ऑफ द गुड जो एक सेलर बेच रहा है वो है Q. ठीक है, Q.
ओके, क्यू इज द क्वांटिटी। सो टोटल रेवेन्यू कितना आएगा? मैंने 10 यूनिट्स बेची, तो क्वांटिटी, एक यूनिट का प्राइस है सपोज 2 रुपए, दैट इज प्राइस। तो मैं टोटल रेवेन्यू कितना बनाऊंगी? 20 रुपीज का। कैसे आया? पी इंटू क्यू कर देंगे, प्राइस इंटू क्वांटिटी करोगे तो टोटल रेवेन्यू आएगा, वही लिखा है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू। ओके, जैसे यहाँ पे देखो दिया है, अगर मैं बॉक्सेस 0 बेचूंगी तो ऑफ कोर्स कुछ भी रेवेन्यू नहीं होगा, 0 का रेवेन्यू। एक बॉक्स बेचा तो टोटल रेवेन्यू 10 का हुआ, 2 बॉक्स बेचे तो टोटल रेवेन्यू 20 का हो गया, 3 बेचूंगी तो 30, 4 बेचूंगी तो 40, 5 बेचूंगी तो 50। ये क्या है? टोटल रेवेन्यू है। ठीक है, यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा जो प्राइस होगा ना वो 10 रुपए का है। यहाँ पे पर यूनिट प्राइस कितना है? 10 रुपीज का है। ठीक है, ओके। सो टोटल रेवेन्यू अगर हम प्लॉट करें तो इस तरह से बनेगा, देख लो। आउटपुट हमने लिया है एक्स एक्सिस पे, क्वांट और रेवेन्यू लिया है वाई एक्सिस पे। क्वांटिटी अगर बढ़ा रही हूं तो रेवेन्यू भी बढ़ेगा, तो इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग बनाए, क्योंकि दोनों ही वेरिएबल्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनेगा। ठीक है, सो लिखा है when the output is 0 total revenue is also 0। सीधी सीधी बात है, कुछ बेचा नहीं है तो रेवेन्यू 0 होगा ना। अच्छा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा क्योंकि प्राइस कैसा है? कांस्टेंट है। स्ट्रेट लाइन क्यों बना है? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट लिया है, हर लेवल पे 10 रुपए का प्राइस होगा, कांस्टेंट है। स्लोप कैसे बनेगी? स्ट्रेट। ठीक है, इसलिए स्ट्रेट लाइन बनी है, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन है। ओके, ये समझ गए। ठीक है, इसके बाद आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू यानी कि पर यूनिट कितना आपने कमाया। जैसे कि देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं 50 का रिवेन्यू बना रही हूँ 5 यूनिट बेच के, तो एक यूनिट पे कितना रिवेन्यू हो रहा होगा? कैसे आएगा? टोटल रिवेन्यू अपॉन क्वांटिटी, यानी कि 10 रुपए का मैं एक यूनिट पे अर्न कर रही हूँ। सो एक यूनिट पे आपने कितना रिवेन्यू बनाया, दैट इज एवरेज रिवेन्यू। कैसे आएगा? ए आर इक्वल टू टी आर अपॉन क्वांटिटी। ठीक है, 10 के इक्वल आ गया, और 10 ही तो मेरा प्राइस था। अच्छा, मैं फोर्थ लेवल पे देख लेती हूँ, 40 का रेवेन्यू, 4 क्वांटिटी मैंने प्रोड्यूस करी, बेची सॉरी, तो 40/4 भी कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो मतलब जब प्राइस कांस्टेंट है ना, प्राइस कांस्टेंट है तो मेरा एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल ही तो आ रहा है ना। ओके, तो ये भी हमने एक चीज देख ली। सो इट इज डिफाइंड एज टोटल रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो डेफिनेशन ध्यान रखना। ठीक है, सो ये कैसे आएगा? देखो, ए आर होता है टी आर अपॉन क्वांटिटी, ठीक है, और टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। इसको क्वांटिटी के अपॉन ही रख दो, यहाँ से क्वांटिटी क्वांटिटी कैंसिल, सो किसके इक्वल आ गया? पी के इक्वल आ गया। सो एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल आ गया ना, डिराइव कर लिया। वही चीज है कि 10 का ही एवरेज रेवेन्यू है, 10 का ही प्राइस है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए कैसा बना? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बन गया। ओके, इसी को हम प्राइस लाइन भी बोल देंगे। ठीक है, सो इसकी स्लोप ध्यान, कर्व ध्यान रखना किस तरह से बन रहा है। लिखा है एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स द मार्केट प्राइस। ठीक है जी, राइट राइट, ओके। अच्छा, इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एवरेज रेवेन्यू, हो गया, हमने देख लिया। फिर हम चलते हैं, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्राइस लाइन। ओके, it is also the firm's AR under perfect competition. The price line also depicts the demand curve facing the firm. Observe that demand curve is perfectly elastic. इसी को हम लोग डिमांड कर्व भी बोल सकते हैं। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जितना एवरेज रेवेन्यू होगा उतना ही इसको हम डिमांड कर्व भी बोलेंगे। ये जो है वो डिमांड कर्व भी माना जा सकता है। ठीक है, कि प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड में चेंज आ रहा है, इसी को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व इसी तरह से बनता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। प्राइस कांस्टेंट है, डिमांड में चेंज आ रहा है, इसी को हम क्या बोलेंगे? डिमांड कर्व, जो कि है परफेक्टली इलास्टिक। तो ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन के केस में डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है, ओके। इसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या है? एडिशनल कितना बेचा। अगर मैं एडिशनल क्वांटिटी बेच रही हूँ तो एडिशनल रेवेन्यू कितना हुआ, इसी टेबल में देखते हैं। यहां से देखो पता चल रहा है, 0 क्वांटिटी बेची तो 0 का रिवेन्यू, एक बेचा तो 10 का रिवेन्यू, तो एक्स्ट्रा कितना क्या हुआ? 10 का हुआ। 2 बेची तो 20 का रिवेन्यू हुआ, एक्स्ट्रा कितने का हुआ? 10 का हुआ। तो ये 10 का क्या है? मार्जिनल रिवेन्यू है। ठीक है, एक्स्ट्रा कितना आप रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। सो इट इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन टोटल रेवेन्यू फॉर अ यूनिट, इंक्रीज इन फर्म्स आउटपुट। ठीक है, कैसे आएगा? एम आर आता है डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू से आपके पास मार्जिनल आ जाएगा कि आपने एडिशनल रेवेन्यू कितना बनाया। परफेक्ट कंपटीशन के केस में ये भी 10 रुपए ही आ रहा है, मतलब हम बोल सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ए आर इक्वल टू पी इक्वल टू एम आर होता है। ठीक है, सिंपल।
राइट। तो ये चीज ध्यान रखना, परफेक्ट कंपटीशन के केस में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, जो भी पढ़ रहे हैं, कि एवरेज रेवेन्यू प्राइस के इक्वल होगा और प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा। ठीक है। ओके। सो देखो यहाँ पे दिया है 10 फॉर अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट एम आर इक्वल टू ए आर इक्वल टू प्राइस, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म मार्जिनल रेवेन्यू मार्केट प्राइस के इक्वल होगा। ठीक है, बस इतना ही है। ओके। सो ये हमारा रेवेन्यू का छोटा सा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है उसके लिए हम अलग वीडियो कर लेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं शॉर्ट। ठीक है, मुझे पता है बहुत गैप हो गया एनसीईआरटी वीडियोस का, बट अब मैं कंटिन्यू करती हूँ यार, और जितने चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।